हेलो एवरीवन, मेरा नाम वरिंदर है एंड वेलकम टू कंपटीशन गुरु। हम बेसिकली पॉलिटिकल साइंस के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम जिस थिंकर के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम जॉन लॉक है। हम इस समय मेनली फोकस कर रहे थे जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट वाले थिंकर है जॉन लॉक, थॉमस हॉब्स एंड रूसो, उनके ऊपर फोकस कर रहे थे। इससे पहले हमने हॉब्स के बारे में पढ़ा है, जहाँ पर हमने हॉब्स के जो कंसेप्ट है उसके ऊपर फोकस किया। वहाँ हमने जाना है कि हॉब्स की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है जिसका नाम लेवियोथन था, और हमने जाना कि हॉब्स ने किस तरह से ह्यूमन नेचर की बात करी है, स्टेट ऑफ नेचर की बात करी है, नेचुरल लॉज की बात करी है, नेचुरल राइट्स की बात करी है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी है जिसके थ्रू उन्होंने एक एब्सोल्यूट सॉवरेन तैयार किया है। फिर उन्होंने चर्च और स्टेट के रिलेशनशिप की बात की है और नेचुरल लॉ एंड सिविल राइट लॉज की बात की है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। चलिए एक बार देख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा था हॉब्स में, उसके बाद हम आगे शुरू करेंगे। तो हॉब्स में हमने मेनली फोकस किया था और हमने समझा था कि हॉब्स को फर्स्ट मॉडर्न साइंटिफिक थिंकर कहा जाता है। इनको कहा जाता है फर्स्ट मॉडर्न साइंटिफिक थिंकर, ठीक है जी। इससे पहले हमने मैकियावेली पढ़ा था, वहाँ हमने जाना था कि उनको मॉडर्न थिंकर कहा जाता है, फर्स्ट मॉडर्न थिंकर। इनको फर्स्ट मॉडर्न साइंटिफिक थिंकर कहा जाता है। इनका जन्म 1588 में इंग्लैंड में हुआ था और ये प्री मैच्योरली बोर्न हुए थे। और वहाँ हमने समझा कि इनके लिए एक टैगलाइन यूज़ की जाती है, फियर एंड आई वर बोर्न ट्विंस वर देयर आफ्टर इंसेपरेबल। यहाँ हमने समझ लिया था कि हॉब्स और जो डर है, क्योंकि जिस टाइम पे इनका जन्म हुआ था वो स्पेनिश अरमांडा अटैक वाला टाइम पीरियड था। उस समय वहाँ पे युद्ध की स्थिति बनी हुई थी इंग्लैंड में, इसलिए जब इनका जन्म होता तब कहीं ना कहीं डर का भी जन्म हो रहा था, भय का भी जन्म हो रहा था और इनका भी जन्म हुआ था। तो दोनों ही जुड़वा संतानें मानी गई है इनके हिसाब से। इनके लिए जो ये लाइन यूज़ होती है वो है। और इसके बाद हमने फिर इनके द्वारा जो ह्यूमन नेचर के बारे में बताया गया है वो हमने पढ़ा। हमने समझा कि इनका जो ह्यूमन नेचर है वो एरिस्टोटल और थॉमस एक्विनास दोनों के विचारों से बिल्कुल अलग है। जहाँ पर एरिस्टोटल ने माना है कि मैन बाय नेचर इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल, और वहीं पे थॉमस एक्विनास ने कहा है कि मैन इज़ बाय नेचर इज़ अ सोशल एनिमल। इन दोनों से अलग इन्होंने ह्यूमन नेचर की बात की है। इन्होंने इंसान को वाइल्ड एनिमल के रूप में बताया है कि जब स्टेट कमज़ोर होता है, जब Hobbes' belief on the contemporary political scenario had shown that man tend to change into a wild animal when state became weak। यहाँ पे इन्होंने ये बताया था कि जब स्टेट वीक होता है तो मनुष्य किस तरह से जंगली रूप धारण कर लेता है। इसके बाद हमने आगे इसके बारे में पढ़ा था, हॉब्स के बारे में कुछ और चीज़ें समझी थी, जहाँ पे हमने देखा था कि इन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में और या स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या बताया था। इन्होंने गैलीलियो की थ्योरी ऑफ मोशन को यूज़ किया था अपने विचारधाराओं को बताने के लिए, इसीलिए इनको मॉडर्न साइंटिफिक थिंकर भी कहा जाता है। इन्होंने बताया था कि फॉर हॉब्स क्रिएचर और ह्यूमन बीइंग इज ओनली अ मीन ऑफ हिज ओन सेटिस्फैक्शन, हैंस सोसाइटी इज अ मीन नॉट अ एंड। इनका मानना था कि मनुष्य सिर्फ और सिर्फ अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए काम करता है, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे जहाँ पे इन्होंने मनुष्य को ब्रिटिश बताया हुआ है, नास्टी बताया हुआ है, सेल्फिश बताया हुआ है, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करता है। हॉब्स ने इस तरह से ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन किया है। आगे देखते हैं हमने हॉब्स के बारे में क्या क्या समझ लिया था। हॉब्स के बारे में हमने यहाँ पे फिर उनका स्टेट ऑफ नेचर वाली थ्योरी पढ़ी थी, जहाँ पे इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर को प्री सोशल या फिर कहे नॉट सोशल और नॉट पॉलिटिकल माना था। इनके हिसाब से जो स्टेट ऑफ नेचर था वो ना ही सामाजिक स्थिति थी वहाँ पे कोई, और ना ही कोई राजनीतिक व्यवस्था थी। इन्होंने जो सिचुएशन है उसको ये माना था कि मनुष्य अपने ही इमोशंस और बिहेवियर के हिसाब से काम करता है, ठीक है जी। हॉब्स ने टू काइंड ऑफ मोशंस की बात की थी जहाँ पे जो कि इंसानों में पाई जाती है। एक इन्होंने वाइटल मोशन की बात की थी और दूसरा वॉलंटरी मोशन की बात की थी। जहाँ इन्होंने वाइटल मोशन की बात की थी वहाँ पे इन्होंने कहा था कि मनुष्य के जो आंतरिक गुण है, इनर एबिलिटीज़ है, उसके ऊपर बात की थी। और जब इन्होंने वॉलंटरी मोशन की बात की थी तो मनुष्य के बाहरी एक्सटर्नली गुणों की बात की थी, जहाँ जो कि मनुष्य के ज्ञान इंद्रियों पर निर्भर करती हैं, मतलब सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंड करती है। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था लास्ट में कि कंपटीशन फॉर गुड्स ऑफ लाइफ, गुड
of life become a struggle for power, because without power one cannot retain what once acquired. यहाँ पे इन्होंने हॉब्स ने साफ बता दिया था, जैसा कि हमने समझ लिया था कि हॉब्स के हिसाब से मनुष्य के जीवन की शुरुआत शक्ति की इच्छा के लिए होती है, शक्ति की लालसा के लिए होती है। वह अधिक से अधिक शक्ति को अपने पास एकत्रित करना चाहता है और ये इच्छा उसकी तभी जाके समाप्त होती है जब उसकी मृत्यु होती है। मतलब ये दौड़ उसके जीवन भर चलती रहती है, ये हमने समझा था। अकॉर्डिंग टू हॉब्स हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशंस पढ़ी थी जो एग्जाम में भी बार बार पूछी जाती है कि फर्स्ट वन, द स्टेट ऑफ अ नेचर इज द स्टेट ऑफ अ मैन ऑल अगेंस्ट ऑल, सभी मनुष्य एक दूसरे के खिलाफ है। दूसरा, इन द स्टेट ऑफ नेचर द लाइफ ऑफ अ मैन इज नेस्टी, पुअर, ब्रिटिश एंड शॉर्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन नेचर को अगर देखें तो यही डिफाइन किया है, उसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। और आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो या स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या टेट की टीईटी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप एमए के स्टूडेंट हो या बीए के स्टूडेंट हो, ये सारे के सारे कंसेप्ट, अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो, ये जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ ये सभी आप सबके लिए वैल्यूबल है, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हॉब्स के बारे में हम समझ रहे हैं, 3 ही थिंकर है जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पर मेनली फोकस किए जाते हैं, जिनके ऊपर सवाल आता है। तो पहला हॉब्स है, जिनके बारे में हमने पिछली वीडियो में कर ली थी और मैं थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे कि इन्होंने पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन इनके बारे में आता है कि इन्होंने कहा है द स्टेट ऑफ नेचर इज स्टेट ऑफ मैन ऑल अगेंस्ट ऑल। दूसरा इन्होंने कहा द स्टेट ऑफ नेचर, in a state of nature life of a man is nasty, poor, brutish and short. And third one, in the state of nature there is no scope for art, literature, letters, navigation and industry। इस तरह से इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर को और ह्यूमन कंडीशन को डिफाइन किया था, इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि हमने क्या देखा था इनके बारे में। इनके बारे में हमने फिर पढ़ा था कि इन्होंने बताया था इन द स्टेट ऑफ नेचर वी फाइंड 3 प्रिंसिपल जो झगड़े का कारण बनती है। 3 प्रिंसिपल, फर्स्ट है कंपटीशन, दूसरा है डेफिडेंस एंड थर्ड वन इज ग्लोरी। इन्होंने इन 3 चीज़ों के ऊपर फोकस किया था और आगे बताया था कि फर्स्ट मेक्स मैन इनवेट फॉर गेन, द सेकेंड फॉर सेफ्टी एंड थर्ड फॉर रेपुटेशन। इस तरह से इन्होंने बताया था। इन्होंने कहा था कि कॉन्फ्लिक्ट जो है वो मनुष्य के साइकोलॉजी में, अंदर ही साइकोलॉजी में बसी हुई है और मनुष्य स्वयं ही झगड़ा करता है, झगड़ा करना चाहता है। ठीक है जी। इसके बाद हमने आगे पढ़ा था नेचुरल राइट्स के बारे में, जहाँ इन्होंने नेचुरल राइट्स को डिफाइन किया था और बताया था कि द राइट्स ऑफ अ नेचर ही सेज the liberty each man has to use his own power as he will himself for the preservation of his own nature, who makes a stand against the idealistic tradition। मतलब ये जब नेचुरल राइट्स की बात करते हैं तो आइडियलिस्टिक ट्रेडिशन के अगेंस्ट बोलते हैं और ये कहीं ना कहीं दैट द प्रिंसिपल ऑफ राइट स्टैंड मिडवे बिटवीन। इनका जो प्रिंसिपल ऑफ राइट है वो 2 चीज़ों के बीच में खड़ा होता है, एक मॉरल प्रिंसिपल और दूसरा प्योरली नेचुरल प्रिंसिपल। इन दोनों के बीच में इनकी बात होती है। ठीक है जी। फिर आगे हमने इनके नेचुरल राइट्स के बाद लॉ ऑफ नेचर के बारे में पढ़ा, जहां हमने समझा कि इन्होंने 19 टाइप ऑफ लॉ ऑफ नेचर की बात की है, जिसमें से 3 उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट माना है और उसको हमने याद करने का तरीका भी याद किया, समझा था। जैसे कि अब हम लॉ पढ़ने जा रहे हैं तो लॉ के भी हम नेचुरल राइट्स पढ़ेंगे, जहाँ पे वो नेचुरल राइट्स 3 तरह के नेचुरल राइट्स पे फोकस करते हैं, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इसको भी हमने इसी ऑर्डर में याद किया था, लाइफ, इक्वालिटी एंड पीस। इनका मेन फोकस इन 3 एलिमेंट्स पे था, लाइफ, इक्वालिटी एंड पीस पे। जो लॉ ऑफ नेचर की बात की थी इन्होंने इन 3 चीज़ों को मोस्ट इंपॉर्टेंट माना था। उसके बाद हमने इनका क्रिएशन ऑफ सॉवरेन या सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ी थी, जहाँ पे हमने समझा था कि जो इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है सॉवरेन को तैयार करती है, स्टेट को तैयार करती है, गवर्नमेंट को तैयार करती है, कॉमनवेल्थ को तैयार करती है, किंग को तैयार करती है, मोनार्क को तैयार करती है और सुप्रीम पर्सन को तैयार करती है। इनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में ये सारे शब्द आगे पीछे यूज़ कर लिए जाते हैं जो मैंने अभी बताए हैं। इनका जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी था वो इन्होंने साफ बता दिया था कि द क्रिएशन ऑफ अ स्टेट और सिविल सोसाइटी अकम्प्लिश थ्रू अ म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन ऑल मैन। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो सभी लोगों के बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू हुआ था और सॉवरेन हिमसेल्फ स्टैंड आउट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
जो इन्होंने सॉवरेन बनाया था। कहने का तात्पर्य ये है कि हॉब्स के हिसाब से जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हुई थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो सारे लोग साथ में आए थे और मिलके इन्होंने एक थर्ड पर्सन को सुप्रीम बना दिया था जो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर था। इन्होंने अपने सारे अधिकार, अपनी सिक्योरिटी के लिए, सेल्फ प्रिजर्वेशन एक वर्ड हम यूज़ करेंगे जो इस हॉब्स के द्वारा पढ़ाया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए लोगों ने एक थर्ड पर्सन को सभी अधिकार अपने सौंप दिए थे कि वो उनकी रक्षा करे, उनको सिक्योरिटी प्रदान करे, ठीक है जी। और जो राजा है वो सॉवरन है, जो सभी नियमों से, सभी कानूनों से बाहर है, वो सबसे अलग है, मतलब उसके ऊपर कोई दायरा, कोई बंदिशें नहीं है। उसके बाद हमने इनके वही सुप्रीम के बाद एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात की थी। जो किंग इन्होंने तैयार किया था वो सुप्रीम है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ बता ही रखा है कि सॉवरेन is course obliged to act according to natural law, but he is alone interpreter of the natural law. None of his action can be challenged on the ground that he is violated of a reason and justice. यहाँ जैसे सुप्रीम बताया, इनको एब्सोल्यूट सॉवरेन बताया, तो यहाँ साफ कह दिया गया कि वो संपूर्ण रूप से संप्रभु इसलिए थे क्योंकि वो नेचुरल लॉ की बंदिशों में तो आते थे, लेकिन जो नेचुरल लॉ है उसको एक्सप्लेन करने का, इंटरप्रेट करने का, उसको बताने का काम वो खुद करेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। इसलिए वो उसकी किसी तरीके से उनके कामों को अनजस्ट नहीं कहा जा सकता। जो वो काम कर रहे हैं वो लोगों के द्वारा किया गया काम ही है, क्योंकि लोगों ने खुद के ऊपर शासन करने का अधिकार राजा को स्वयं दिया था। तो राजा जो काम कर रहा है वो लोग खुद कर रहे हैं, तो लोग अपने ही कामों को कैसे गलत बता सकते हैं, ये वाली बात कही थी। फिर साथ में जीन बॉर्डन के बारे में हमने पढ़ा था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने डिफाइन किया था कि सॉवरेन सुप्रीम तो है, पर कहीं ना कहीं उनके ऊपर बंदिश भी है सेल्फ प्रिजर्वेशन की। इफ अ सॉवरेन कमांड समवन टू किल हिमसेल्फ, ही इज नॉट bound to abide by it for the sole purpose of establishment of a civil society, the preservation of a life. ये यहाँ साफ बता रहे हैं कि अगर राजा किसी मनुष्य को कहता है कि वो खुद को मार दे, तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो उसकी इस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसका रीज़न ही सेल्फ प्रिजर्वेशन था। क्योंकि जो सोशल सिचुएशन इन्होंने बताई है, उस सिचुएशन में मनुष्य स्वार्थी था, अल्पायु था, ठीक है जी। उस सिचुएशन में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली सिचुएशन थी, जो जैसे चाहे वैसे रूल कर रहा था, ना ही कोई सोशल कंडीशन थी, ना ही पॉलिटिकल कंडीशन थी, ठीक है जी। इस बात के हिसाब से इन्होंने बोला है कि एक लिमिटेशन तो है सॉवरेन के ऊपर, ठीक है जी। आगे देखते हैं। इसके बाद हमने चर्च और स्टेट का रिलेशन पढ़ा था, जहाँ पे हॉब्स, मतलब जिस टाइम पीरियड में इनका जन्म हुआ था उस समय ये बहुत ही ज़्यादा जानने मानने वाला टॉपिक था, जहाँ पे चर्च और रिलीजन के रिलेशन के बारे में ध्यान दिया जाता था। द क्वेश्चन ऑफ अ रिलीजियस फ्रीडम एंड द रिलेशन बिटवीन अ चर्च ऑफ द स्टेट फिगर प्रोमिनेंटली इन दी पॉलिटिकल थॉट ऑफ 17th सेंचुरी। इस समय ध्यान दिया जाता था। इन्होंने धर्म को बहुत ज़्यादा वैल्यू दी, धर्म को माना कि वो इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है, लेकिन साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि नो प्रोफेशन ऑफ फेथ इज़ लॉफुल अनलेस इट इज़ सैंक्शनड बाय द सॉवरेन। कभी भी जो धर्म के आधार पर कोई काम किया जाएगा वो इम्पोर्टेंट तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि वो सॉवरेन के द्वारा आज्ञा न दी गई उस चीज़ को करने की। उसके बाद हमने सिविल लॉ और नेचुरल लॉ के बारे में पढ़ा। हमने जैसे कि 3 तरह के नेचुरल लॉ को मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ लिया था। उसके बाद हमने सिविल लॉ की बात की, और सिविल लॉ की बात तब होती है जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हो जाती है, जब एक सॉवरेन तैयार हो जाता है। तो इनका मानना है कि जो नेचुरल लॉज है डज नॉट डिसअपेयर, इट इज़ असिमुलेटेड टू सिविल लॉ। मतलब जो नेचुरल लॉज हैं वो ख़त्म नहीं होते कॉन्ट्रैक्ट के बाद, बल्कि वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, बदल जाते हैं सिविल लॉ के रूप पे। और सिविल लॉ पर कंट्रोल है वो सुप्रीम जो सॉवरेन है उसी का कंट्रोल है, वो जैसे चाहे उस तरह से उसको डिफाइन कर सकता है। ये चीज़ें हमने इनके बारे में पढ़ी थी। इसके बाद लास्ट में हमने इनकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें पढ़ी थी जिनके ऊपर सवाल आते ही रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट वन जो यहाँ लिखी है वो एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचर एंड पॉलिटिक्स। सेकंड दी साइव जो 1642 में लिखी गई है। तीसरी लेवियोथन 1651, मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब इनकी। थर्ड वन इज डी कॉर्पोर 1655 में लिखी गई है। लास्ट बहेमौत 1670 में लिखी गई है। ये सारी चीज़ें हमने इनके बारे में समझा था। चलिए अब हम देखते हैं लॉक के बारे में, क्योंकि इनके बारे में जान लेना ज़रूरी था। हॉब्स के बारे में जानना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट है। एक की बात दूसरे से जुड़ेगी और दूसरे की बात तीसरे से जुड़ेगी। हम तीनों को जब समझेंगे तो तीनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेंगे। तो चलिए अब हम जॉन लॉक के बारे में समझते हैं कि जॉन लॉक ने क्या कहा है अपनी थ्योरीज में। तो जॉन लॉक के बारे में जब हम समझने जाएंगे तो यहाँ भी हम देखेंगे कि इन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में क्या कहा है,
स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या कहा है, 3 तरह के नेचुरल राइट्स की, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल राइट्स की बात की इन्होंने। फिर इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को पढ़ेंगे हम, फिर सिविल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे इनके, और राइट टू प्रॉपर्टी को इन्होंने कितनी वैल्यू दी है वो पढ़ेंगे। फिर इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में पढ़ेंगे, और इस तरह से इनके सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कि इन्होंने आगे क्या कहा है। ये जॉन लॉक की पिक्चर है, देख लीजिए, बहुत ज़रूरी है, हमें याद रहता है कई बार कि हमने किसके बारे में पढ़ा, तो थोड़ा बहुत हमें पिक्चर से पता होना चाहिए कि जॉन लॉक कौन थे, कैसे दिखते थे। चलिए आगे पढ़ते हैं जॉन लॉक के बारे में। जॉन लॉक, इनका जन्म 1632 ईस्वी में हुआ था और डेथ इनकी 1704 में हुई थी। Considered with the one of the most significant epoch of British history that saw the transformation of absolute monarchy into a parliamentary democracy। ये उस चीज़ के विटनेस है जहाँ पे इन्होंने देखा है कि किस तरह से जो एब्सोल्यूट मोनार्की है, जो राजतंत्र है पूर्ण शक्ति वाली, वो किस तरह से चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म होती है इनटू पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। इट वाज अ पीरियड ऑफ अ ग्लोरियस रेवोल्यूशन। ये वो टाइम पीरियड था जब इनका जन्म होता, तब ग्लोरियस रेवोल्यूशन वाला टाइम पीरियड था। यहाँ बताया हुआ ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो हुई थी 1689 में हुई थी, और इनका टाइम पीरियड 1632 से लेके 1704 है, मतलब इन्होंने ग्लोरियस रेवोल्यूशन को देखा है। जॉन लॉक इज अ लेट 17th century इंग्लिश फिलोसफर, इज रिगार्डेड एज अ फादर ऑफ लिबरलिज्म। इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म मतलब उदारवाद का जनक कहा जाता है। वैसे तो बात करें अगर इंडिविजुअल की, व्यक्ति की, उदारवाद में मेनली फोकस किया जाता है इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर, इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर, ठीक है जी। लेकिन अगर हम बात करें इंडिविजुअल राइट्स, इंडिविजुअल फ्रीडम की, इंडिविजुअल के बारे में अगर किसी ने सबसे पहले बात की थी तो वो थॉमस हॉब्स ने करी थी। कहीं ना कहीं पेपर में सवाल भी आ जाता है कि उदारवाद का बौद्धिक पिता, इंटेलेक्चुअल फादर किसे कहा जाता है, तो आप सभी समझ लीजिए कि जो इंटेलेक्चुअल फादर कहे जाते हैं उदारवाद के वो थॉमस हॉब्स है। लेकिन फादर ऑफ लिबरलिज्म, अगर उदारवाद के रियल जनक अगर एग्जैक्ट कौन माने जाते हैं तो वो जॉन लॉक है। इनको उदारवाद का पिता माना जाता है क्योंकि ये वो टाइम पीरियड था जब लोगों में एंटाइटलमेंट आ रही थी। ग्लोरियस रेवोल्यूशन का टाइम था जब लोगों में चेतना जाग रही थी, वो सही गलत के बारे में समझ रहे थे, ठीक है जी। आगे देखते हैं। 2 Treaties of Civil Government 1689-90, an essay concerning human understanding 1690, and thought on education 1693 are Locke's most important work। अब यहाँ आप समझ लीजिए, हम लॉक के बहुत सारे वर्क्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, पर जो 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है। पहला 2 ट्रीटीज ऑफ सिविल गवर्नमेंट। जब हम 2 ट्रीटी ऑफ सिविल गवर्नमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पे इस 2 ट्रीटी ऑफ सिविल गवर्नमेंट में इन्होंने यहाँ पे 2 थिंकर्स को इन्होंने इसमें क्रिटिक किया है। पहले का नाम फिल्मर है और दूसरे का नाम हॉब्स है। ये इंपॉर्टेंट बुक इसलिए मानी जाती है क्योंकि इसमें इन्होंने साफ ही साफ 2 थिंकरों को क्रिटिक किया। एक का फिल्मर जिन्होंने दैव्य सत्ता के बारे में बात की, उनको क्रिटिक किया, और दूसरा हॉब्स की जो बुक है लेवियोथन, उसको क्रिटिक किया है, ठीक है जी। उनके 2 थिंकर्स को इन्होंने इस बुक में बहुत ज़्यादा क्रिटिक किया। उसके बाद इनकी जो दूसरी मोस्ट, इनका टाइम पीरियड भी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, मैच करने में आ जाता है कई बार एग्जाम में, कि 2 ट्रीटी ऑफ सिविल गवर्नमेंट कब लिखी है, 1689 to 1990 में लिखी है। दूसरी है एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो 1690 में इन्होंने लिखी है। थर्ड वन इज थॉट ऑन द एजुकेशन 1693 में लिखी गई है। आर द लॉक मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। हमने 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क देख लिए, इसके बाद और वर्क भी देखेंगे। मॉडर्न लिबरलिज्म एज अ कम्प्रिहेंसिव एंड इन्फ्लुएंशियल सिस्टम
of a thought was first elaborated by John Locke. Locke basic tenets on liberalism are, या कह दें इनके जो लिबरलिज्म पे बेसिक टेंट्स कह लीजिए, या फिर इसको कहिए ह्यूमन नेचर। ह्यूमन नेचर, यहाँ पे ये जो इनके लिबरलिज्म के कंसेप्ट है, लिबरलिज्म में मेन फोकस होता है मनुष्य पे होता है, इंसान पे होता है, इंडिविजुअल पे होता है, इंडिविजुअल सेंटर में होता है, केंद्र में होता है, उसके अधिकारी सर्वमान्य होते हैं, उसके ही विकास को सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो जब इन्होंने लिबरलिज्म की बात की है लॉक ने, तो ये ह्यूमन नेचर को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इनके हिसाब से मैन क्या है, कैसा है। तो इन्होंने कहा मैन इज़ बाय नेचर अ रैशनल बीइंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। होब्स से बिल्कुल अलग। होब्स ने मनुष्य को क्या कहा था? नेस्टी, ब्रिटिश, सेल्फिश, अल्पायु, स्वार्थी, ये कहा था। इन्होंने माना कि मनुष्य बाय नेचर क्या है? रैशनल है, तर्कशील है। ह्यूमन रीजन वॉज सुपीरियर टू द नॉलेज ऑफ हिस्ट्री। नेचुरल राइट ऑफ अ मैन आर रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉक। हम 3 तरह के नेचुरल राइट्स को आगे पढ़ेंगे जिनको इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था। चलिए मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। 3 most important rights, जिसके ऊपर सवाल आता ही आता है। नेचुरल राइट्स है जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट। कौन से राइट्स है? नेचुरल, नॉर्मल नहीं, नेचुरल, प्राकृतिक अधिकार। पहला लाइफ, दूसरा लिबर्टी, थर्ड वन इज प्रॉपर्टी। इन्होंने माना था कि 3 ये वो अधिकार है नेचुरल राइट्स है जो मनुष्य को जन्म के समय ही मिल जाते हैं। जैसे ही मनुष्य धरती पे जन्म लेता है उसको ये 3 अधिकार प्राप्त होते हैं। पहला जीवन का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा प्रॉपर्टी का अधिकार। और ये वो अधिकार है जिसे कोई नहीं छीन सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। इन्होंने आगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी बताई है जहाँ पे ये साफ कहते हैं कि नेचुरल राइट्स का हनन नहीं किया जा सकता, उसको छीना नहीं जा सकता। प्राइवेट प्रॉपर्टी इज कंसंट्रेटेड बाय अ नेचुरल लॉ। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको प्राकृतिक कानूनों के द्वारा रक्षा प्रदान की गई है। इन्होंने प्राकृतिक माना है प्राइवेट प्रॉपर्टी को। और हमने जब प्लेटो पढ़ा था तो हमने देखा था कि किस तरह से प्लेटो ने कम्युनिज्म ऑफ वाइफ एंड प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हुए प्राइवेट प्रॉपर्टी की अवहेलना की थी गार्डियन क्लास के लिए। ठीक है जी। पर इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा जरूरी माना है। कॉन्ट्रैक्ट एज द जुडिशियल बेसिस ऑफ अ स्टेट। जो समझौता होता है उसको जुडिशियल बेसिस माना है स्टेट का। और सिविल सोसाइटी एज आर्टिफिशियल controversies invented for the conventions of man। इन्होंने क्या कहा कि जो सिविल सोसाइटी तैयार की जाती है वो आर्टिफिशियल है। देखिए दोबारा समझ लेते हैं। हॉब्स ने भी स्टेट को, सिविल सोसाइटी को क्या बोला था? मैन मेड, आर्टिफिशियल, कृत्रिम माना था, मतलब मनुष्य द्वारा बनाया गया है। और लॉक ने भी सिविल सोसाइटी को आर्टिफिशियल माना है, मनुष्य द्वारा बनाया गया है, ऐसा माना है। तो यहाँ अब तक हमने जाना कि इन्होंने मनुष्य को, एक तरह से कहे तो मनुष्य को इन्होंने शांति प्रेम माना, सहयोगी माना, वो मनुष्य माना जिसमें प्रेम और दया की भावना होती है। मतलब इन्होंने मनुष्य को अच्छा माना है, रैशनल माना है। ठीक है जी। और इसके ही अगर कंपैरिजन में देखें तो हॉब्स ने मनुष्य को गलत माना है, स्वार्थी माना है। चलिए आगे देखते हैं। स्टेट ऑफ नेचर एंड नेचुरल राइट्स। जब हमने लॉक पढ़ा था, हॉब्स पढ़ा था, तो हमने देखा था कि उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर को नॉट पॉलिटिकल और नॉट सोशल कहा था। कि मतलब वो सिचुएशन थी जहाँ पे ना कोई समाज विद्यमान था और ना ही कोई राजनीतिक व्यवस्था विद्यमान थी। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं स्टेट ऑफ नेचर के बारे में। नेचुरल लॉ कंस्टिट्यूट एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अ लॉ मॉरल एंड पॉलिटिकल थ्योरी।
नेचुरल लॉ जो है वो इंटेग्रल पार्ट है लॉक्स के मॉरल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के। इट इज़ अ सेंट्रल टू हिज कंसेप्ट ऑफ द स्टेट ऑफ नेचर एज वेल एज सिविल सोसाइटी। केंद्र में है ये जो नेचुरल लॉ है, उसको केंद्र में रखा है किसके? स्टेट ऑफ नेचर एज वेल एज सिविल सोसाइटी के। द स्टेट ऑफ नेचर वॉज कंसीव्ड एज द स्टेट प्रायर टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल सोसाइटी। इन्होंने राज्य को पहले माना है पॉलिटिकल सोसाइटी से, मतलब राज्य का निर्माण पहले किया जाएगा, उसके बाद पॉलिटिकल सोसाइटी मतलब गवर्नमेंट का निर्माण किया जाएगा। जहां हमने हॉब्स के बारे में पढ़ा था तो हॉब्स ने जैसे ही सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की थी, मतलब जो समझौता होता है उसके बाद राज्य का निर्माण होता है, राज्य को ही वो सरकार कह देते हैं, उसी को कॉमनवेल्थ कह देते हैं, कोई डिफरेंस नहीं किया उनके बीच में। पर इन्होंने कहा है साहब कि पहले राज्य का निर्माण होगा और उसके बाद क्या बनेगा? पॉलिटिकल सोसाइटी। इन अ लॉक वर्जन इट इज प्री पॉलिटिकल, तो नॉट प्री सोशल, फॉर मैन आर एसेंशियली सोशल बाय नेचर। देखिए इन्होंने कहा कि जो स्टेट ऑफ नेचर है वो प्री पॉलिटिकल है, प्री पॉलिटिकल है पर प्री सोशल नहीं है, नॉट प्री। मतलब मनुष्य को इन्होंने क्या माना था? फॉर मैन आर एसेंशियली सोशल बाय नेचर। मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना था, पर समाज में कोई राजनीतिक व्यवस्था विद्यमान नहीं थी, परंतु मनुष्य सामाजिक जरूर था। द स्टेट ऑफ नेचर फार फ्रॉम बीइंग अ वॉर ऑफ ऑल, इट इज द स्टेट ऑफ पीस, गुडविल, म्यूचुअल असिस्टेंस एंड सेल्फ प्रिजर्वेशन। देखिए जहाँ पे जो हॉब्स कह रहे थे कि स्टेट ऑफ नेचर है वो मैन ऑल अगेंस्ट ऑल है, ठीक है जी, वहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि फार फ्रॉम बीइंग अ वॉर ऑफ ऑल, सबके लड़ाई झगड़ों से दूर है। क्या है ये? पीसफुल है, गुडविल है, म्यूचुअल असिस्टेंस है जी, सेल्फ प्रिजर्वेशन है, सब प्रेम भाव से, दया भाव से एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, ऐसा कहा है। मतलब इनके कहने का मतलब था कि स्टेट ऑफ नेचर राजनीतिक पूर्व अवस्था थी, किंतु वह सामाजिक पूर्व अवस्था नहीं थी। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इन द स्टेट ऑफ नेचर मैन हैव अ नेचुरल राइट्स। 3 इंपॉर्टेंट राइट्स बताए थे हमने, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। मोस्ट इंपॉर्टेंट 101% इस पर सवाल आ ही जाता है कि लॉक के हिसाब से कौन से 3 नेचुरल राइट्स है बताइए, तो लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। इसी के ऑर्डर में हमने लॉक्स के 3 नेचुरल लॉज याद किए थे, लाइफ, इक्वालिटी एंड पीस। ठीक है जी, तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार लॉक के हिसाब से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकार है जो मनुष्य के पास होने ही चाहिए। These rights are inalienable and inviolable, for they are derived from the law of nature, which is God's reason। देखिए इन्होंने यहाँ साफ बता दिया कि ये वो अधिकार है जिनकी अवहेलना नहीं की जा सकती, जिनको ठुकराया नहीं जा सकता, मनाया नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होती है। प्राकृतिक अधिकार है, लॉ ऑफ नेचर है, भगवान के रीजन पर आधारित है, उनके तर्क पर आधारित है। मतलब अगर मनुष्य जन्म ले रहा है, धरती पे मनुष्य ने जन्म लिया है, तो उसको 3 अधिकार उसके जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। जैसा कि हम नॉर्मली पढ़ते भी हैं कि मनुष्य के कुछ एस्क्राइब्ड स्टेटस होती हैं। एस्क्राइब्ड स्टेटस जैसे ही वो जन्म लेते हैं तो उनको उनका जाति पता लग जाती है, किस गांव में पैदा हुए, किस शहर में पैदा हुए, क्या उनका नाम रखा जाएगा, वो उसके जन्म के आधारित होता है, जो उनको जन्म के साथ ही मिल जाता है। लेकिन कुछ अधिकार होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो उनके अचीव्ड होती है, अचीव्ड स्टेटस होते हैं, जिनको वो प्राप्त करते हैं धीरे धीरे अपने जीवन में। जैसे उनका लाइफस्टाइल, उनकी एजुकेशन, उनका सोशल स्टेटस, वो धीरे धीरे प्राप्त करते हैं। तो उसी तरह से इन्होंने बताया कि जो ये 3 राइट है, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, ये ए लॉ ऑफ नेचर है जो उसको जन्म के साथ ही मिल जाते हैं। ये एस्क्राइब्ड स्टेटस है जो उनको जन्म के बाद ही प्राप्त हो जाते हैं।
Everyone is bound by a reason not only to preserve oneself but to preserve all mankind. सारे लोग तर्क के हिसाब से बंधे हुए हैं. Everyone is bound by a reason not only to preserve oneself, सिर्फ अपने अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं बल्कि समाज के सभी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए, क्योंकि सभी लोग समान हैं. Insofar as his own preservation does not come in conflict with it. Again, men are free, equal, and there is no commonly acknowledged superior whose order they are obliged to obey. Everybody is judge of his own action. मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कीजिए ये वाली लाइनें. इन्होंने साफ कह दिया था कि प्रत्येक मनुष्य फ्री है, समान है, इक्वल है, और कोई भी ऐसा सुपीरियर नहीं है जो उनके ऊपर अधिकार अपना स्थापित करेगा या फिर उनके आदेशों को वो मानने के लिए बाध्य हैं. एवरीबडी इज अ जज ऑफ हिज ओन एक्शन. प्रत्येक मनुष्य अपने द्वारा किए गए काम का जज खुद ही है. ठीक है जी, उसके कर्म उसी के लिए मान्य है, वो खुद ही ध्यान देगा अपने कर्तव्यों पर. देयर आर 3 lacunas or inconveniencies in the state of nature. Want a legislature authority to declare law, of an impartial judge to decide case of a violation of law, and lack of an impersonal executor of the law. देखिए, जैसा कि इन्होंने बता दिया है कि जो समय का स्टेट ऑफ नेचर था, उस समय समाज विद्यमान था, सभी लोग समझदार थे, सही तरीके से जी रहे थे, पर कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं था, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जो बता सके कि कानून क्या है, क्या कानून के हिसाब से सही है, क्या गलत है, किसने क्या गलत किया है उसको गलत के आधार पर सज़ा दी जाए और जो सही है उसके फ़ायदे में काम किया जाए. ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था जो गलत को गलत और सही को सही ठहरा सके लॉ के हिसाब से, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है जी, आगे हम पढ़ते हैं. Thus we find the state of nature, while it is not a state of war, it is also not a idyllic condition, and therefore it has to be superseded sooner or later. कहने का मतलब है कि जो सिचुएशन उस समय विद्यमान थी वो ठीक थी, पर इतनी भी अच्छी नहीं थी कि आप बहुत ज़्यादा अच्छी समझ लो, उसमें भी थोड़ी बहुत कमियां थी, क्योंकि वो सोशली तो ठीक था पर पॉलिटिकली ठीक नहीं था. कॉन्फ्लिक्ट एंड अनसर्टेनिटी आर बाउंड टू अराइज ऑन अकाउंट ऑफ द सेल्फिश टेंडेंसी इन अ ह्यूमन नेचर. अब जो कह रहे हैं कि जो गड़बड़ी हो सकती थी वो सिर्फ एक वजह से हो सकती थी, मनुष्य के सेल्फिश नेचर के बाद, जो कहीं ना कहीं मनुष्य में विद्यमान ही रहती है. द स्टेट ऑफ नेचर इज ऑलवेज इन डेंजर ऑफ बीइंग ट्रांसफॉर्म इनटू अ स्टेट ऑफ वॉर. अगर कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है जो सही को सही और गलत को गलत बता सके, तो फिर ये वाली सिचुएशन भी वैसी सिचुएशन थी जो कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकती थी इनटू अ स्टेट ऑफ वॉर. वैसे तो स्टेट ऑफ पीस था, पर अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है तो फिर ये कभी भी तब्दील हो सकती थी स्टेट ऑफ वॉर में. अनदर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ लॉक पॉलिटिकल फिलोसफी इज दैट द नेचुरल राइट to life, liberty and property. These natural rights are derived from a natural laws and are limited by it. वही जो बात मैंने पहले कह दी कि जो 3 प्राकृतिक अधिकार नेचुरल राइट्स बताए, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी, वो 3 अधिकार है जो नेचर के द्वारा ही बंदिशें हैं, नेचर के द्वारा बाध्य है और उसको कोई नहीं रोक सकता, उनके ऊपर कोई उन अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता, मतलब उनके ऊपर कोई लिमिटेशन और नहीं है. तो इस तरह से हमने स्टेट ऑफ नेचर के बारे में समझा, नेचुरल राइट्स के बारे में समझा, जहाँ पे इन्होंने बता दिया कि स्टेट ऑफ नेचर में समाज विद्यमान था पर राज्य
या फिर कहीं कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं विद्यमान था जो सही को सही और गलत को गलत बताए, लॉफुल तरीके से सही और गलत का दायरा बना के रखे। ठीक है जी। और ह्यूमन को जो 3 उन्होंने नेचुरल राइट्स दिए उनके बारे में हमने पढ़ लिया, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल राइट्स है जिनके ऊपर हमेशा सवाल आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। The right to property is intimately connected with the right to life and liberty, as its necessary consequences sometimes lock sum up all natural rights in the right to property, but property is not his exclusive concern. Life and liberty are more important. ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जब हॉब्स डिफाइन करते थे अपने तीनों अधिकारों के बारे में, तो प्रॉपर्टी के अधिकारों को ज़्यादा मान्य रख लेते थे, बाकी सभी अधिकारों को प्रॉपर्टी के अधिकार के अंदर ही ला देते थे, राइट टू लाइफ और लिबर्टी को। लेकिन कहीं ना कहीं राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि मनुष्य एज ही इज़ अ फादर ऑफ लिबरलिज्म, तो जो मानव के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो लाइफ एंड लिबर्टी है, उसका जीवन और उसकी स्वतंत्रता है। उसके बाद उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, निजी संपत्ति आती है। लॉ डज नॉट बिलीव दैट मैन हैज़ एन अल्टीमेट राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन। थ्री इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। अब यहाँ हम बता रहे हैं कि इन्होंने बोला लॉ does not believe that man has the ultimate right of appreciation, और उन्होंने 3 important limitation of ownership of property बताई है। देखते हैं कौन सी 3 लिमिटेशन है। पहली, the first called labor limitation। ये जो टर्म्स है इन्वर्टेड कॉमा में उनको याद रखिएगा, बहुत जरूरी है। पहला, labor limitation is that one can appropriate only the much of a common resources with which he has mixed his labor। इनका कहना था कि मनुष्य दुनिया में उतनी संपत्ति को अर्जित कर सकता है जितनी संपत्ति को अर्जित करने के लिए वो अपनी लेबर लगाता है। इनका लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी है। यहाँ पर इसको मैं लिख ही देता हूँ। लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, जहाँ पे ये कहते हैं कि मनुष्य अपना श्रम लगा के जो चीज़ अर्जित करता है वो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। जिस चीज़ में उसने अपना श्रम लगा दिया है, अपनी मेहनत लगा दिया, वो उसकी निजी संपत्ति बन जाती है। द सेकेंड लिमिटेशन, sufficiency limitation, enjoys man's to appropriate only much as is required by him and leave enough and as good for other। यहाँ दूसरा इन्होंने बताया कि मनुष्य को, अब बोल तो दिया है कि अपना लेबर लगा के जितना चाहे उतना अर्जित कर लो, पर मनुष्य को उतना ही अर्जित करना चाहिए, उतने पे ही अपना अधिकार स्थापित करना चाहिए जितना कि उसके खुद के विकास के लिए ज़रूरी है, और ये नहीं कि फालतू में इकट्ठा करके बेकार कर दे। बाकी जो प्रॉपर्टी है वो दूसरों के लिए छोड़ दे ताकि वो अपना, दूसरे व्यक्ति अपना विकास कर सके। मतलब कहने का इनका है कि उतनी ही संपत्ति को अर्जित किया जाए, उतनी प्रॉपर्टी को ग्रहण किया जाए जो तुम्हारे स्वयं के विकास के लिए आवश्यक है, और जो अधिक प्रॉपर्टी है उसको अपने पास ना रखा जाए, उसको बाकियों के लिए छोड़ दिया जाए, क्योंकि यही तो वो कंडीशन है जहाँ सोशल कंडीशन है, जहाँ सारे इक्वल है, सारे मिलजुल के एक दूसरे के फायदे के बारे में सोच रहे हैं। द थर्ड लिमिटेशन, known as a spoiling limitation, spoilage limitation, requires that man should acquire a thing only if he can make good use of it, since nothing was made by God for man to spoil or destroy। तीसरा, मनुष्य को वही चीज अर्जित करनी चाहिए जिसको वो आगे बेहतरीन की तरफ ले जाए, बेहतर से बेहतरीन की ओर, बल्कि उसके लिए नहीं कि किसी चीज़ को अर्जित कर ले और नथिंग वॉज मेड बाय गॉड फॉर मैन टू स्पॉयल और डिस्ट्रॉय, उसको तबाह कर दे। जब उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी की बात की तो प्रॉपर्टी का अधिकार तो मनुष्य को दिया, लेकिन साथ ही
तीन तरह के लिमिटेशन भी उनके ऊपर डाल दी, जहाँ पे पहला उन्होंने लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी की बात की। मनुष्य वही संपत्ति पर अपना हक जता सकता है, उसी संपत्ति को अपना बता सकता है जिस पे उसने अपना श्रम लगाया हो, अपनी मेहनत लगाई हो। दूसरा इन्होंने कहा कि मनुष्य संपत्ति लगाकर श्रम तो अर्जित कर सकता है, संपत्ति तो अर्जित कर सकता है श्रम लगाकर, लेकिन जितनी उसको ज़रूरत है, जितनी उसके विकास के लिए आवश्यक है, उतनी ही अर्जित करे, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दे। तीसरा उन्होंने कहा कि ऐसी कोई संपत्ति नहीं अर्जित करेगा मनुष्य जिसको वो बेहतर से बेहतरीन की ओर न ले जा सके, बल्कि उसको तबाह कर दे, बर्बाद कर दे, क्योंकि यहाँ साफ लिखा हुआ है कि नथिंग वॉज मेड बाय गॉड फॉर मैन टू स्पॉयल और डिस्ट्रॉय। ठीक है जी। आगे हम मैकफर्सन, कंक्लूड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद कर लीजिए, एक थिंकर का नाम है, इन्होंने क्या बोला है, मैकफर्सन। सवाल आ जाता है कि ये लाइन किसने कही है लॉक के बारे में। मैकफर्सन concludes that Locke not only justifies the right to unequal property but approve of ultimate individual appropriation. Locke is thus presented as a ideologist of possessive individualism, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म के ऊपर अगर फोकस किया जाए, मैकफर्सन के बारे में जब भी सवाल आता है तो ये जो टर्म है पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म, उसके ऊपर मैकफर्सन का नाम आता है सबसे पहले। सीबी मैकफर्सन इनका पूरा नाम है। पर कहीं ना कहीं अगर इसकी शुरुआत की बात करें तो लॉक्स के विचारों से इस वर्ड की शुरुआत होती है, पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म की, ऑफ मार्केट इकोनॉमी एंड द डायरेक्टरशिप ऑफ द बुर्जुआस. He is seen as a typical representative of a spirit of capitalism. कहीं ना कहीं लॉक के जो विचार है वो एक तो पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म की तरफ फोकस करते हैं और दूसरा स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। जो लॉक की विचारधारा है उदारवाद, जहाँ पे उन्होंने मनुष्य को खुला छोड़ देने की बात की, उनको सारे अधिकार दिए कि वे अपना सर्वोत्तम विकास कर सके, जितना चाहे उतना विकास कर सके, वो कहीं ना कहीं कैपिटलिज्म की ओर भी निशाना साधती है। इस तरह से मैकफर्सन ने हॉब्स के बारे में लॉक के बारे में कहा है कि दो चीज़ों पे उनका फोकस ज़्यादा था उनकी राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर। चलिए आगे देखते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी। अब हम पढ़ेंगे लॉक के हिसाब से सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्यों हुआ था। वैसे तो हमने अब तक समझ ही लिया है कि ह्यूमन नेचर उन्होंने अच्छा बताया, जो स्टेट ऑफ नेचर था वो सोशली ओके था पर प्री पॉलिटिकल था। उन्होंने साफ कहा था कि अच्छी सिचुएशन तो है पर वो स्टेट ऑफ नेचर ऐसी है जो कभी भी स्टेट ऑफ वॉर में तब्दील हो सकती है, क्योंकि कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है ये डिफाइन करने के लिए कि क्या किसी ने गलत किया है, क्या किसी ने सही किया है। तो शायद क्या कंफर्म यही रीज़न था जिसकी वजह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। आगे पढ़ते चलिए। एज जर्मी वेल्ड्रोम हैज़ elucidated, contract and consent have 3 stages. In a Locke description, इनके हिसाब से जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी लॉक ने डिफाइन किया उनके 3 स्टेजेस है, 3 पार्ट में वो डिफाइन है। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट, मैन मस्ट एग्री unanimously to come together as a community and pull their natural power so that they can act together to uphold one another's right. इन्होंने कहा कि मनुष्य एक साथ आए हैं साथ में और मिलकर समझौता किया है अपने सभी अधिकारों को एक साथ रखते हुए, अपने अधिकारों को come together as a community and pull their natural power so that they can act together to uphold one another right, दूसरों के अधिकारों को भी सुरक्षित रख सके। सेकंड, द मेंबर ऑफ दिस कम्युनिटी मस्ट एग्री by a majority vote to set up legislative and other institution. दूसरा इन्होंने कहा कि जितने भी लोग आए हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मिलके समझौता करने के लिए, वो सभी मानेंगे, वो पूरी कम्युनिटी मानेगी किसके बातों को, मेजॉरिटी वोट्स को।
ये नहीं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट तो कर लिया पर जो बात मेजोरिटी कह रही है उसके अगेंस्ट जाओ। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आ रहे हो तो आपको मेजोरिटी द्वारा कही गए निर्णयों को, कही गई बातों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। थर्ड, द ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ सोसाइटी मस्ट एग्री either personally or through representative to whether tax are imposed on the people। ठीक है जी। लॉग बिलीव दैट डिफरेंट स्टेप आर, यहाँ पे आप समझ लीजिए पहले थर्ड पॉइंट क्या है। द ऑनर्स ऑफ अ प्रॉपर्टी इन अ सोसाइटी मस्ट एग्री, सभी लोगों को संपत्ति का जिनके पास अधिकार उनको मानना पड़ेगा कि आइदर पर्सनली और थ्रू रिप्रेजेंटेटिव टू वेदर टैक्स आर इम्पोज ऑन द पीपल, जो उनके ऊपर टैक्स लगाए जाएंगे उनको उन्हें मानना पड़ेगा। ठीक है जी। आगे, लॉग बिलीव दैट डिफरेंट स्टेप्स आर नेसेसरी फॉर द क्रिएशन ऑफ अ स्टेट। देख लीजिए एंड सोसाइटी। अब इस बात को समझ लीजिए, इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी मेनली दो पार्ट्स में डिवाइड है। पहले स्टेट क्रिएट होता है और बाद में गवर्नमेंट। स्टेट कह लीजिए, सोसाइटी कह लीजिए, या फिर सिविल सोसाइटी कह लीजिए। तो यहाँ ये बताया गया कि जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया लोगों के बीच में, जहाँ उन्होंने 3 शर्तों को माना, उसके हिसाब से जो सबसे पहली चीज क्रिएट होती है वो होती है स्टेट। क्रिएशन ऑफ अ सोसाइटी इज अ प्राइमरी स्टेप, पहला स्टेप है। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसका पहला स्टेप है क्या करना है, सोसाइटी को क्रिएट करना, स्टेट को क्रिएट करना। सेटिंग अप अ गवर्नमेंट इज अ सेकेंडरी स्टेप। यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया, देख लीजिए। पहले स्टेप में ये स्टेट को क्रिएट करते हैं और दूसरे स्टेप में ये सोसाइटी गवर्नमेंट को क्रिएट करते हैं। आप बात को समझ लीजिए, इनके हिसाब से जो स्टेट क्रिएट होता है, जो आपस में लोग मिलकर स्टेट क्रिएट करेंगे, वो तोड़ा नहीं जा सकता, वो विभाजित नहीं किया जा सकता। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। आगे हम समझेंगे, देखिए कैसे। सो सोसाइटी डज नॉट डिसइंटीग्रेटेड, सोसाइटी डज नॉट डिसइंटीग्रेटेड, उसको तोड़ा नहीं जा सकता। इफ द गवर्नमेंट इज डिसॉल्व एंड अनदर गवर्नमेंट कैन बी set up by restoring the government, he believe in a people right to revolution। क्या कह रहे हैं कि जो सोसाइटी है उसको नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है जी, लेकिन एक गवर्नमेंट को तब्दील करके नई गवर्नमेंट लाई जा सकती है, क्योंकि लॉ ने कहीं ना कहीं मनुष्य को अधिकार दिया था, किसका, राइट टू रेवोल्यूशन का। ये एक डिफरेंस आ जाता है हॉब्स और लॉक में। हॉब्स ने कहीं भी राइट टू रेवोल्यूशन की बात नहीं कही है, उन्होंने लोगों को कहीं भी अधिकार नहीं दिया है कि वो सुप्रीम के खिलाफ जाए, लेकिन इन्होंने, लॉक ने राइट टू रेवोल्यूशन का अधिकार दिया है और माना है कि गवर्नमेंट को बदला जा सकता है, लेकिन स्टेट सोसाइटी या सिविल सोसाइटी को नहीं बदला जा सकता। वो अगर एक बार बन गया तो बन गया, बाकी जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उसको आप चेंज कर सकते हो। इन अ लॉक थॉट गवर्नमेंट इज बाउंड बाय द टर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो गवर्नमेंट है वो संविधान के दायरे में आती है, नियमों के दायरे में आती है, कानूनों के दायरे में आती है। सो ही इवॉल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो इसका शुरुआत करने का श्रेय कॉन्ट्रैक्ट, इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के थ्रू ही जाता है। इन्होंने क्या किया, इवॉल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट, इस तरह की सरकार की बात की जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होगी। इन्होंने लिमिटेड मोनार्की की बात की है, कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट तैयार की गई उसको लिमिटेड फॉर्म में रखा है, जहाँ पे हॉब्स ने एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की बात की है, ठीक है जी, एब्सोल्यूट मोनार्की की बात की है, और इन्होंने लिमिटेड मोनार्की, टर्म यूज होता है लिमिटेड मोनार्की।
एक टर्म यूज होता है लिमिटेड मोनार्की, जो लॉक के साथ जुड़ा हुआ है, इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के साथ जुड़ा हुआ है। सो ही इवॉल्व्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू लॉक सम नेचुरल राइट्स आर फंडामेंटल, they cannot be given or taken away. That's why he postulates conditional or partial surrender of a natural rights. जैसा कि मैंने आपको बता दिया, 3 तरह के नेचुरल राइट्स की बात की इन्होंने, लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी। वो प्राकृतिक अधिकार है जिनको छीना नहीं जा सकता, और वो अधिकार इन्होंने सुप्रीम को, सॉवरेन को, जो गवर्नमेंट तैयार हो रही है, जो स्टेट तैयार हो रहा है, उसके जो सबसे बड़े लीडर होंगे उनको भी नहीं दिया है, बल्कि उन अधिकारों को अपने पास ही रखा है। तो वो सारे के सारे अधिकार नहीं देते, बल्कि पार्शियल राइट्स को सरेंडर करते हैं, कुछ अधिकारों को सरेंडर करते हैं। सोसाइटी हैज़ अ अथॉरिटी टू वेदर द गवर्नमेंट इज एक्सरसाइजिंग इट्स पावर इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्ट्रैक्ट। दिस इम्प्लाइज, अब ये कह रहे हैं कि सोसाइटी के पास अधिकार है देखने का कि जो गवर्नमेंट बनाई गई है, सोसाइटी के पास अधिकार है ये देखने का कि जो गवर्नमेंट बनाई गई है वो कानून के दायरे में काम कर रही है या नहीं कर रही है। दिस इम्प्लाइज गवर्नमेंट मस्ट गवर्न विद द कंसेंट ऑफ पीपल। जो गवर्नमेंट बनी है उसको लोगों के सहमति के हिसाब से, लोगों के हिसाब से काम करना चाहिए, लोगों के फ़ायदे के हिसाब से, उनके अधिकारों की रक्षा के हिसाब से काम करना चाहिए। वो एब्सोल्युटली सॉवरन तो है नहीं कि जो चाहे वो कर ले, क्योंकि इन्होंने रेवोल्यूशन का अधिकार दिया है, राइट टू रेवोल्यूशन दिया है। अगर एक गवर्नमेंट सही से काम नहीं कर रही है तो उसको चेंज करके दूसरी गवर्नमेंट लाई जा सकती है। स्टेट परमानेंट है, स्टेट को तब्दील नहीं किया जाता। एक बार सोसाइटी क्रिएट होगी तो मतलब क्रिएट होगी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, लेकिन गवर्नमेंट उसको चेंज किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविल सोसाइटी। अब हमने सिविल सोसाइटी के बारे में समझना है कि इन्होंने सिविल सोसाइटी के बारे में क्या कहा है। चलिए पढ़ते हैं। What derive man into society according to Locke? The God put them under the strong obligation of a necessity, convenience, and inclination. Man being as he being said by nature all free, equal, independent, no one can be put out this state of nature and subjected to political power of another without his own consent। जैसे कि इन्होंने बताया था कि मनुष्य अपने आप में एक सादा सिंपल जीवन जी रहा है और उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे कि उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर में बताया कि जब तक वो खुद कंसेंट ना दे, खुद तैयार ना हो किसी को अपने अधिकार सौंपने के लिए। जैसे कि उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बताया कि मनुष्य ने आपस में मिलकर स्टेट का निर्माण किया, पहला स्टेज, और दूसरे स्टेज में उन्होंने गवर्नमेंट का निर्माण किया। और गवर्नमेंट जब निर्माण करते हैं तो जो स्टेट, जो सुप्रीम तैयार होके आता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है। जब स्टेट तैयार किया जाता है तो स्टेट में सिर्फ लोग ही उसके पार्ट होते हैं। जैसे कि हॉब्स ने बोला था कि जो लोग हैं उन्होंने आपसी समझौता करके स्टेट तैयार किया, सुप्रीम तैयार किया, और सुप्रीम कॉन्ट्रैक्ट से बाहर है। लेकिन इनकी थ्योरी के हिसाब से सुप्रीम कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं है। जब लोग मिलकर स्टेट तैयार करते हैं तो वैलिड है, लेकिन जब स्टेट में से एक सुप्रीम चुना जाता है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, तभी उनको राइट टू रेवोल्यूशन दिया गया है। ठीक है जी, आगे। देयरफॉर द प्रॉब्लम इज टू फॉर्म सिविल सोसाइटी बाय कॉमन कंसेंट ऑफ ऑल मैन एंड ट्रांसफॉर्म देयर राइट टू punishing the violent of natural law to an independent and impartial authority। ये कह रहे हैं देयरफॉर द प्रॉब्लम टू फॉर्म अ सिविल सोसाइटी बाय कॉमन कंसेंट, मतलब जब सिविल सोसाइटी फॉर्म की गई थी वो कॉमन कंसेंट के बेस पे तैयार की गई थी। ठीक है जी। आफ्टर दे हैव बीन सेट अप अ पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी, जब लोगों ने कॉमन कंसेंट दिया था, मिल के आए थे, तो जाके सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल और सिविल सोसाइटी कहे या स्टेट कहे, तैयार हुई थी, सोसाइटी तैयार हुई थी जब लोगों ने मिल के आपसी समझौता किया था। द नेक्स्ट स्टेप is appointing a government or legislature to declare the executive of a natural law। दूसरा स्टेप, स्टेट बनने के बाद दूसरा स्टेप है गवर्नमेंट को अपॉइंट करना, गवर्नमेंट को फॉर्म करना, जो कि लेजिस्लेचर के रूप में काम करेगा, जो एग्जीक्यूट करेगा नेचुरल लॉज को। द लॉ कॉल दी
सुप्रीम अथॉरिटी इस्टेब्लिश्ड बाय द कॉमनवेल्थ और सिविल सोसाइटी। ठीक है, लोग गवर्नमेंट को कहते हैं एक सुप्रीम अथॉरिटी जो कि कॉमनवेल्थ या सिविल सोसाइटी के थ्रू तैयार किया गया। हेंस वी हैव टू सेपरेट एक्ट, वन बाय विच सिविल सोसाइटी इज एस्टेब्लिश्ड एंड द अदर विच क्रिएट द गवर्नमेंट। यहाँ आप समझ लीजिए, जब हम लॉक के सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी की बात करते हैं तो यहाँ पे दो तरीके से काम किया गया है। पहले में इन्होंने क्या तैयार किया है, here we have a two separate act, first one by which civil society is established, पहले से सिविल सोसाइटी इस्टेब्लिश किया गया। दूसरा क्रिएट द गवर्नमेंट, दूसरे से सरकार का निर्माण किया गया। while the first is the product of a contract, पहला क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का प्रोडक्ट है, जो लोगों ने आपसी में मिलकर समझौता किया उसका प्रोडक्ट है। द सेकेंड इज ओनली फिड्यूसरी पावर टू एक्ट द सर्टन एंड्स, दूसरा एक गवर्नमेंट जो तैयार किया गया उसको कुछ पावर दी गई है वो लोगों के फायदे के लिए काम करे। ठीक है, सर्टन एंड्स के लिए। बिसाइड द लेजिस्लेटिव विच इज द सुप्रीम अथॉरिटी, जो लेजिस्लेचर जो गवर्नमेंट तैयार की गई जो सुप्रीम अथॉरिटी है, लोग मेंशन टू अदर पावर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। इसके अलावा लेजिस्लेचर के अलावा भी वो दो तरह के पावर्स की बात करते हैं। ठीक है जी, द एग्जीक्यूटिव एंड फेडरेटिव। अब यहाँ पे अगर हम सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट की बात करते हैं, तीन तरह की पावर्स की बात की गई, वो भी आप याद कर लीजिए। मैं इसको लिख देता हूँ, पेपर में सवाल आ जाता है कि इन्होंने किन तीन तरह की सरकारों की बात की। एक पावर बताई इन्होंने लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, और तीसरा फेडरेटिव। आज के समय की गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हो तो तीन पिलर हम देखते हैं, वैसे तो चार पिलर की बात होती है। तीन पिलर मोस्टली हम जो देखते हैं वो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है, पर इन्होंने जिन तीन पिलरों की बात की थी वो थे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और फेडरेटिव। इन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट मांगा था लेजिस्लेटिव को, जो गवर्नमेंट है। एक तैयार हो गया सिविल सोसाइटी, दूसरा इन्होंने लेजिस्लेटिव तैयार किया दो के कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, लेकिन इसके अलावा दो और है जो इंपॉर्टेंट है, एक एग्जीक्यूटिव और दूसरा फेडरेटिव। तो जो हम फेडरेटिव की बात करें, द फेडरेटिव पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज कंसर्न विद व्हाट वी नाउ कॉल एज अ फॉरेन अफेयर। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बारे में तो हम नॉर्मली जानते ही हैं, पर अगर हम फेडरेटिव की बात करें जो इन्होंने यूज़ किया तो उसका मतलब आज के समय क्या होता है, फॉरेन अफेयर वाला, फॉरेन मिनिस्टर का जो काम होता है वो वाला। ठीक है जी, तो इस तरह से हमने सिविल सोसाइटी के बारे में समझा कि सिविल सोसाइटी को कैसे फॉर्म किया गया, गवर्नमेंट कैसे फॉर्म की गई। सिविल सोसाइटी और गवर्नमेंट, जिसको लेजिस्लेचर कहा गया, वो सुप्रीम अथॉरिटी है, पर इसके अलावा भी दो अथॉरिटी की बात की गई जिसमें एग्जीक्यूटिव और फेडरेटिव की बात की गई है। चलिए आगे देखते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिए थे, तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट्स के बारे में जिन्होंने कहा है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। और वहीं हमने पढ़ा था कि इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी को मोस्ट इंपॉर्टेंट माना था और कहीं ना कहीं कहा था कि दोनों अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर ही आ जाते हैं, पर फिर भी राइट टू लाइफ और लिबर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू लॉक, प्रॉपर्टी इज अ नेचुरल राइट। पढ़ लिया जी हम सभी ने, प्राकृतिक अधिकार है संपत्ति, जन्म से ही इंसान को प्राप्त हो जाता है और उसको छीना नहीं जा सकता। Locke argued that amount of a labor each man mixed with the natural resources is determined by the allocation of these natural resources among men. दोबारा, labor theory of property, ये लेबर थ्योरी आ गई जहाँ पे ये कह रहे हैं कि मनुष्य अपने श्रम को लगाकर मिक्स विद द नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों के साथ जहाँ वो अपना श्रम लगाता है, इज डिटरमाइंड बाय द एलोकेशन ऑफ दिस नेचुरल रिसोर्सेज अमंग मैन, वो उनके हक में आ जाता है। दस द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ दिस थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी एज फ्रूट ऑफ लेबर इज लॉक। एक टर्म यूज होता है बहुत इंपॉर्टेंट कि राइट टू प्रॉपर्टी
से रिलेटेड है। जो फ्रूट ऑफ लेबर की बात किसने करी है, तो हम सभी को पता होना चाहिए कि फ्रूट ऑफ लेबर की जब हम बात करते हैं तो वो लॉक से जुड़ा हुआ है। ठीक है जी। लॉक स्टार्टेड विद अ वेरी प्रोग्रेसिव आइडिया ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी। लॉक ने जब बात की थी राइट टू प्रॉपर्टी की तो बड़ा ही प्रोग्रेसिव आइडिया था, क्योंकि जब हम अपना श्रम लगाएंगे और उससे जो धन अर्जित करेंगे वो बहुत जरूरी है, जैसे कि 3 लिमिटेशन भी उन्होंने बताई उसके ऊपर। बट एंड विद द एक्सपीडेंसी इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग द आइडिया ऑफ अ लॉजिकल कंक्लूजन। पर इसको एक अच्छी तरीके से तर्कपूर्ण रूप से ख़त्म करने में वो सफल नहीं हो पाए थे, विफल रह गए थे। इफ़ एनी माइनर इनइक्वालिटी इज जस्टिफाइड, अगर कोई छोटा सा भी इनइक्वालिटी जस्टिफाइड हो इन एनी वे, किसी भी तरीके से, देन लार्जर इनइक्वालिटी विल फाइंड देयर वे, दिस कंडीशन विल फ्लरिश कैपिटलिज्म। जैसा कि इनको कहीं ना कहीं कहा भी जाता है कि इन्होंने कैपिटलिज्म की शुरुआत की थी, क्योंकि ये फादर ऑफ लिबरलिज्म थे, इंडिविजुअल राइट्स की बात कर रहे थे। तो ये कह रहे हैं कि अगर छोटे से इनइक्वालिटी को भी मान्य माना जाए, न्यायपूर्ण माना जाए, तो कहीं ना कहीं बड़ी इनइक्वालिटी धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होने लगती है, जैसे कि कैपिटलिज्म। इन अ नटशेल, लॉक राइट टू प्रॉपर्टी फेवर द न्यूली इमर्जिंग बुर्जुआज क्लास, कैपिटलिस्ट क्लास। इनके हिसाब से लॉक ने जो राइट टू प्रॉपर्टी की बात की उसमें कहीं ना कहीं जो नए रूप से बुर्जुआज क्लास इमर्ज हो रहे हैं, बुर्जुआज कैपिटलिस्ट क्लास, जिनको हम कार्ल मार्क्स आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उन्होंने 2 तरह की क्लास की बात की है सोसाइटी में, एक बुर्जुआज और दूसरा प्रोलेटारिएट। ठीक है जी। तो जो बुर्जुआज होते हैं वो कैपिटलिस्ट क्लास है, उनके इमर्जेंस की बात की है, नए जो बुर्जुआज इमर्ज हो रहे हैं, नए कैपिटलिस्ट जो इमर्ज हो रहे हैं उनकी बात की है। सिमिंगली लॉक सेज दैट every human is a rational being, yet his line of argument implies that haves are more rational than haves not. मार्क्स की थ्योरी सारी की सारी, मार्क्सिज्म की थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म बेस्ड है हैव और हैव नॉट्स के पास। किसी के पास है और किसी के पास बिल्कुल ही नहीं है संपत्ति, निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी, उसके ऊपर फोकस है। वही बात इन्होंने कहा है कि एवरी ह्यूमन इज अ रैशनल बीइंग, येट ही His line of argument implies that haves are more rational. इन्होंने क्या कहा कि जिनके पास संपत्ति है वो ज़्यादा रैशनल है, ज़्यादा तर्कपूर्ण है, और जिनके पास नहीं है वो कम। In essence he spoken of bourgeois man. इनका भी मानना है कि जब वो हैव और हैव नॉट्स की बात करते हैं और हैव को ज़्यादा रैशनल कहते हैं तो वो कहीं ना कहीं बुर्जुआ क्लास की बात करते हैं, बुर्जुआ मैन की बात करते हैं। इस तरह से इनके राइट टू प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जहाँ पे हमने लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के बारे में पढ़ा। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के बाद लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू के बारे में पढ़ा, उसके बाद हमने फ्रूट ऑफ लेबर की बात करी, 2 इनके का वो पढ़े, अगेंस्ट में जो बात की है, क्रिटिक की है, वो पढ़ लिया। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट किताबें हैं वो कौन कौन सी है। तो इनकी जो फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब जो यहाँ पे लिखी हुई है, फर्स्ट ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट, जो इन्होंने 1689 में लिखा है। दूसरा सेकेंड ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट 1690। थर्ड एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। Fourth, a letter concerning tolerance 1689. Fourth, reasonableness of charistanity, sorry मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। Some thought concerning education 1693 and spirit of laws 1748। ये कुछ 6 या 7 इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें यहाँ बताई गई है, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। चलिए हम एक बार इनको दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने किस तरह से लॉक के कंसेप्ट को पढ़ा है और लॉक के बारे में जाना है। लॉक की पिक्चर आपने देखी ली थी और हमने समझ लिया था कि इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने इंडिविजुअल राइट्स की बात की है। फिर उसके बाद हमने इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब के बारे में पढ़ा था, जहाँ हमने 2 ट्रीटी ऑफ सिविल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था, जो 89 और 90 में लिखी गई है। और इसमें इन्होंने फिल्मर और हॉब्स 2 जनों को क्रिटिक किया है। इनका टाइम पीरियड वो था जब ग्लोरियस रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड था। इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म कहा जाता है। इन्होंने ह्यूमन नेचर की जब बात की तो इन्होंने
मनुष्य को रैशनल बीइंग माना एज़ कम्पेयर टू होब्स, इन्होंने मनुष्य को अच्छा माना है। इन्होंने 3 इंपॉर्टेंट राइट्स की बात की, नेचुरल राइट्स की बात की जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए, जिन्हें कभी भी छीना नहीं जा सकता, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, इसकी बात की हमने। इसके बाद हमने लॉक के स्टेट ऑफ नेचर और नेचुरल राइट्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से इन्होंने स्टेट ऑफ नेचर को बोला था कि कहीं ना कहीं वहाँ सामाजिक व्यवस्था तो सॉरी यहाँ मैंने गलत लिख दिया था, प्री सोशल थी, नॉट प्री पॉलिटिकल। कहीं ना कहीं इन्होंने बोला था कि सामाजिक स्थिति तो विद्यमान थी, पढ़ाया तो मैंने ठीक था पर लिख गलती दिया था, सामाजिक स्थिति तो विद्यमान थी पर राजनीतिक व्यवस्था विद्यमान नहीं थी। राजनीतिक व्यवस्था विद्यमान नहीं थी मतलब कोई राजनीतिक इंस्टीट्यूशन नहीं था। उसके बाद जब हम इनकी राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं तो इन्होंने प्रॉपर्टी को अलग तरीके से डिफाइन किया, जहाँ इन्होंने कहा कि ये लॉ ऑफ नेचर के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया है और कोई प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकता। उसके बाद हमने इन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में जो कहा था कि सिचुएशन तो बहुत अच्छी थी, स्टेट ऑफ नेचर इज़ वेल, बट वो कभी भी ट्रांसफॉर्म हो सकता था स्टेट ऑफ वॉर में क्योंकि कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं था, ये हमने पढ़ा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, इन्होंने आगे बोला राइट टू प्रॉपर्टी इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। इन्होंने राइट टू लाइफ और लिबर्टी जैसा कि मैंने बता दिया, उनको राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर ही माना, पर फिर उन्होंने उसको अलग वैल्यू दी। फिर इन्होंने जब राइट टू प्रॉपर्टी की बात की थी, जिसको मोस्ट इंपॉर्टेंट माना है, सबसे ज़्यादा जरूरी अधिकार इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी माना है, तो उसके ऊपर 3 लिमिटेशन लगाई है। पहली लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू, लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी कह लीजिए आप इसको। उसकी बात की इन्होंने कहा है कि जब मनुष्य अपनी उसी संपत्ति को अपनी मान सकता है जिसमें वो अपना लेबर लगाता है, पहला। दूसरा, मनुष्य उतना ही ग्रहण करे जितना उसको अपने विकास के लिए ज़रूरी है, बाकी को औरों के लिए छोड़ दे। और तीसरा, मनुष्य उतनी ज़्यादा संपत्ति ना ग्रहण करे जिसको वो बाद में डिस्ट्रॉय करे, बल्कि संपत्ति वो ग्रहण करे जिसको वो बेहतर से बेहतरीन की ओर ले जाए। ठीक है जी। इनकी थ्योरी को, प्रॉपर्टी वाली थ्योरी को मैकफर्सन ने आगे थोड़ा क्रिटिक किया है, जिसमें मैकफर्सन ने बताया कि इनकी जो राइट टू प्रॉपर्टी वाली थ्योरी है कहीं ना कहीं पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं, इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहा है, और दूसरा स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है। सीबी मैकफर्सन को फादर ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लॉक की फिलोसफी के हिसाब से भी इंडिविजुअलिज्म, पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म की शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद हमने इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को समझा, जहाँ पे इनकी सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट में हम देखते हैं कि किस तरह से लोग आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, समझौता करते हैं, जिससे सोसाइटी, सिविल सोसाइटी या स्टेट या कॉमनवेल्थ का निर्माण होता है। ठीक है। उसके बाद जो स्टेट तैयार होता है उसमें राजा तैयार किया जाता है, और राजा दूसरे कॉन्ट्रैक्ट में पार्ट लेता है, मतलब कि दूसरा कॉन्ट्रैक्ट जिसके थ्रू गवर्नमेंट फॉर्म होता है उसमें वो भी पार्ट होता है। मतलब वो जो गवर्नमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट से बाहर नहीं है, बल्कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आता है, मतलब उसके ऊपर भी लिमिटेशन है। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि मनुष्य अपने सभी राइट्स को राजा को, कॉमनवेल्थ को नहीं सौंपता, बल्कि कुछ राइट्स को ही सौंपता है, पार्शियल राइट्स को सौंपता है। वो 3 राइट्स को सेफ रखते हैं जो उनके नेचुरल राइट्स है, और साथ ही राइट टू रेवोल्यूशन भी देते हैं। ये अपने लोगों को राइट टू रेवोल्यूशन देते हैं, जहाँ पर उनको अधिकार होता है कि वो एक गवर्नमेंट को बदल कर दूसरी गवर्नमेंट ला सकते हैं, लेकिन जो स्टेट है, सोसाइटी है, वो परमानेंट है, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये बात हमने पढ़ी। इसके बाद हम देखते हैं कि सिविल सोसाइटी को इन्होंने किस तरह से एक्सप्लेन किया है। इन्होंने सिविल सोसाइटी में वही बताया कि जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो एक सिविल सोसाइटी बना, दूसरा गवर्नमेंट बना। गवर्नमेंट को इन्होंने लेजिस्लेचर कहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला है, सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना है। लेकिन इसके साथ ही लॉक मेंशन 2 अदर पावर ऑफ अ कॉमनवेल्थ, गवर्नमेंट के 2 और पावर बताई, एक एग्जीक्यूटिव, दूसरा फेडरेटिव। इन्होंने इसके अलावा भी 2 पावर बताया है। तो जब हम कभी बात करेंगे लॉक के टाइप्स ऑफ पावर की, 3 तरह के पावर की इन्होंने बात की है। पहला लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा फेडरेटिव, 3 तरह के पावर की बात की है। और फेडरेटिव पावर को इन्होंने बताया कि आज के समय में हम कहीं ना कहीं फॉरेन अफेयर के रूप में जानते हैं, मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर की पावर है उसको फेडरेटिव पावर के रूप में इन्होंने डिफाइन किया है। इस तरह से हमने इनके सिविल सोसाइटी के बारे में समझा है।
इसके बाद हमने इनके राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा, जहाँ पे हमने समझ लिया कि लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू और लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी क्या है। फ्रूट ऑफ लेबर की बात इन्होंने किस तरह की, दो लोगों ने इनको यहाँ पे क्रिटिक किया, दो थिंकर्स ने। एक ने इनको बताया कि कहीं ना कहीं इनकी जो राइट टू प्रॉपर्टी वाली थ्योरी है, लॉक राइट टू प्रॉपर्टी फेवर द न्यूली इमर्जिंग बुर्जुआज क्लास, मतलब जो नई बुर्जुआज क्लास जो तैयार हो रही है, कैपिटलिस्ट क्लास तैयार हो रही है, उनके फेवर में है। दूसरी तरफ इन्होंने दूसरे थिंकर ने कहा कि इनका मानना है, लॉक का मानना है कि जो हैव वाली क्लास है वो ज़्यादा रैशनल होती है और हैव नॉट वाली क्लास कम रैशनल होती है। इस तरह से इन्होंने कहा कि ये ही स्पोक्समैन ऑफ अ बुर्जुआज मैन, इस तरह से ये बुर्जुआज मैन की बात कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट क्लास की तरफ फोकस कर रहे हैं, ये हमने समझा। इसके बाद अंत में हमने इनकी 6-7 मोस्ट इम्पोर्टेंट किताब के बारे में पढ़ा। पहली बुक का नाम था फर्स्ट ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट, जिसकी रचना 1689 में की गई, 1689 में की गई। दूसरी बुक है सेकंड ट्रीटी ऑन सिविल गवर्नमेंट 1690, जिसमें हमने फिल्मर और हॉब्स का क्रिटिक पढ़ा। तीसरी बुक है द एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। चौथी बुक है, मतलब ये जो बुक है वो कब लिखी गई इसका टाइम पीरियड नहीं है, सॉरी। चौथी बुक है लेटर कंसर्निंग टॉलरेंस, जो 1689 में लिखी गई। पांचवी बुक है रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी 1695 में लिखी गई। और छठी बुक है सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, जो 1693 में लिखी गई है। और सातवीं बुक जो हमने यहाँ पढ़ी वो स्पिरिट ऑफ लॉज है, जो 1748 में लिखी गई है। इस तरह से हमने अब तक हॉब्स और लॉक दोनों का कंपैरिजन कर लिया, उनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जान लिया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम रूसो के बारे में समझेंगे, और जब हम रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उस समय भी हम हॉब, लॉक और रूसो का कंपैरिजन एक बार कर लेंगे। हम याद कर लेंगे किस तरह से उनकी थ्योरियों में क्या क्या लिखा गया है, और समझेंगे कि लॉक ने आगे क्या क्या बताया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। देखिए वीडियो को, बहुत ही वैल्यूएबल नॉलेज है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।